ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम गणेशाय नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वदेवी मयो जगत अतोहम विश्वरूपा त्वाम नमामि परमेश्वरी। देवी भगवती की शक्ति पूरी समष्टि में व्याप्त है और हम लोग नवरात्रे में पूजा भी करते हैं, कन्या पूजन भी करते हैं। भारत सरकार के माध्यम से किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया है जिसको सबला कहते हैं। किशोरियों के लिए योजना है SAG। आइए मैं चंदन कुमार मिश्रा आपके साथ इनसे जुड़ी हुई जानकारी को साझा करता हूँ। परिचय है। किशोरावस्था महिलाओं के जीवन की एक महत्वपूर्ण अवस्था होती है। यह बालपन और स्त्रीत्व के मध्य की अवस्था होती है, जिसके दौरान उनका मानसिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक विकास होता है। यदि मानव संसाधन विकास को लक्षित विकासपरक योजनाओं से किशोरियों को वंचित रखा जाएगा तो सर्वांगीण बाल विकास के जीवन चक्र रणनीति का अनुपालन नहीं हो सकता। सन 2010 में ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम अवसंरचनाओं का उपयोग करते हुए कुपोषण के पीढ़ीगत कुचक्र को तोड़ते हुए लिंग भेद के दुष्परिणामों से किशोरियों को बचाते हुए आत्मविकास का वातावरण देने के उद्देश्य से इनके लिए एक विशेष पहल सबला SAG कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। पूर्व किशोरावस्था 11 से 14 वर्ष की विद्यालय से बाहर की किशोरियों की बहुआयामी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इन्हें विद्यालय तंत्र से जोड़ने के लिए सरकार ने किशोरियों के लिए योजना SAG में कुछ जरूरी बदलाव कर क्रियान्वित करने की स्वीकृति दी ताकि 11 से 14 वर्ष के किशोरियों का कल्याण किया जा सके। इसके साथ ही सबला आच्छादित जिलों में किशोरी शक्ति योजना को समाप्त करना था। सबला कार्यक्रम को ICDS के बहुआयामी मंच आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाना था, जो क्रियान्वित किया जा रहा है। योजना का उद्देश्य, इस योजना का मुख्य उद्देश्य किशोरियों को सहयोग करना है, उन्हें शिक्षित करना है और सशक्त करना है ताकि वे आत्मनिर्भर और जागरूक नागरिक बन सकें। इस योजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला, किशोरियों को आत्मविकास एवं सशक्त बनने में सहयोग करना। दूसरा, इनकी पोषण और स्वास्थ्य स्थिति को सुधारना। तीसरा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण के बारे में जागरूक करना। चौथा, विद्यालय से बाहर की किशोरियों को औपचारिक शिक्षा तंत्र में पुनः वापस लाना अथवा वैकल्पिक शिक्षा और कौशल विकसित करना। पाँचवा, इनकी गृह आधारित कौशल और जीवन कौशल का विकास करना। छठा, उपलब्ध लोक सेवाओं जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ग्रामीण अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, डाकघर, बैंक, पुलिस स्टेशन इत्यादि से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन देना। इस कार्यक्रम के भौगोलिक आच्छादन कहाँ है भाई, इसको जानते हैं। 205 जिलों में क्रियान्वित हो रहे सबला कार्यक्रम को चरणवार ढंग से विस्तार रूप से लागू किया जाएगा। चरणवार प्रसार का प्रारूप निम्न प्रकार से होगा। पहला चरण 2017-18 के दौरान नए वित्तीय प्रावधानों के साथ इस योजना को राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत चिन्हित अधिक समस्याओं वाले अतिरिक्त 303 जिलों में लागू किया जाएगा। दूसरा चरण 2018-19 के दौरान नए वित्तीय प्रावधानों के साथ इस योजना को भारत के सभी जिलों में लागू किया जाएगा। 205 जिलों की सूची अनुलग्नक 1 के रूप में दी गई है।
आशा है कि इसको पूरे देश में विस्तार किया गया होगा। 2017-18 के दौरान सबला योजना के प्रसार के लिए चयनित जिलों की सूची अनुलग्नक 2 के रूप में दी गई है। इस कार्यक्रम से जुड़ी जो दिशा निर्देश हैं उनको देख सकते हैं। सबला योजना के प्रसार के साथ ही किशोरी शक्ति योजना को समाप्त कर दिया जाएगा, यानी उन्हीं का रूपांतरित उनके जो गुणों को इसमें शामिल किया गया है। 1 अप्रैल 2018 से भारत के सभी जिलों में सबला कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जाएगा और किशोरी शक्ति योजना समाप्त कर दी जाएगी। 4 लक्षित समूह की बात करते हैं कि यह कार्यक्रम 11 से 14 उम्र वर्ग की विद्यालय से बाहर की किशोरियों को लक्षित करके बनाया गया है। 11 से 14 उम्र वर्ग की विद्यालय से बाहर की किशोरियां इस योजना के तहत संपूरक आहार, जीवन कौशल शिक्षा, पोषण व स्वास्थ्य शिक्षा, सामाजिक न्यायिक मुद्दों के प्रति जागरूकता और उपलब्ध लोक सेवाओं की जानकारी प्राप्त करेंगे। इस योजना के गैर पोषण अवयव के अंतर्गत विद्यालय से बाहर की किशोरियों को औपचारिक विद्यालयी शिक्षा तंत्र से अथवा रोजगार परक कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। 5 मंच, यह योजना समेकित बाल विकास परियोजना ICDS की आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही हैं। 6 सेवाएं हैं। किशोरियों को निम्न सेवाएं प्रदान की जाती हैं। पहला, पोषण का प्रावधान है, उनके लिए टेक होम रेशन भी है और वहाँ पे भी केंद्र पर भी उनको खाना दिया जाता है। दूसरा, आयरन फॉलिक एसिड का संपूर्ण उनके लिए व्यवस्था की गई है। आगे अनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के बारे में भी आपसे साझा करूँगा। तीसरा, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं भी हैं ताकि उनका स्वास्थ्य जांच हो ज़रूरत पड़ने पर उनको, और उच्च स्तरीय जिसमें कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या फिर जिला अस्पताल उनको रिकमेंड किया जाए, रेफ़र किया जाए उनका संपूर्ण उपचार के लिए। 4 स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा। और 5वां, विद्यालय से बाहर की किशोरियों को औपचारिक शिक्षा तंत्र में पुनः वापस लाना अथवा वैकल्पिक शिक्षा या कौशल विकसित करते हुए मुख्य धारा में लाना, शिक्षा की मुख्य धारा में उन्हें जोड़ना, जैसे कि और बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग भी अपना पढ़ाई कर सकें। 6 जीवन कौशल शिक्षा और गृह प्रबंधन की उन्हें जानकारी देना। और 7 लोक सेवाओं को प्राप्त करने का परामर्श और मार्गदर्शन ताकि किशोरियों का समावेशी विकास सुनिश्चित किया जा सके। इन सेवाओं का प्रारूप बनाते समय किशोरियों की शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है। इन सेवाओं के 2 अव्यय हैं, पहला पोषण अव्यय और दूसरा गैर पोषण अव्यय। 7 सेवाओं का विस्तृत विवरण है। 7.1.1 पोषण अव्यय की बात करते हैं तो इस योजना के तहत पंजीकृत 11 से 14 उम्र वर्ग की विद्यालय से बाहर की किशोरियों को ICDS के तहत गर्भवती और स्तनपान करा रही माताओं को दी जा रही या दी जाने वाली 600 कैलोरी, 18 से 20 ग्राम प्रोटीन और वर्ष में 300 दिनों के बराबर संपूरक आहार दिया जाएगा, जो कि दिया जाता है। पोषण को राशन या पका आहार में से जो संभव हो वह दिया जाएगा। हालांकि यदि उन्हें पका आहार दिया जा रहा है तब गुणवत्ता मानकों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। 7.1.2 है पोषण प्रावधानों का मूल्य। प्रति लाभार्थी 9.5 रुपये, 9.5 रुपये प्रतिदिन की दर से वर्ष में 300 दिनों के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया है। इसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों के संवर्धन का मूल्य भी शामिल है। 7.1.3 वित्तीय निधियन प्रारूप। भारत सरकार और राज्यों के बीच संपूरक पोषण के मूल्य का 50-50% साझा किया जाएगा, यानी 50-50। आधा इसके लिए जो वित्तीयन है भारत सरकार करती है और आधा राज्य सरकार करती है। 8 उत्तर पूर्वी राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम और 3 विशेष दर्जे के हिमालयी राज्यों हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर और उत्तराखंड में केंद्र व राज्यों के मध्य 90% और 10% के अनुपात में
खर्च को साझा किया जाएगा और केंद्र शासित प्रदेशों बिना नियम के 100% निधियन अथवा वास्तविक खर्चे में से जो कम हो उसका वहन किया जाएगा। 7.2.1 गैर पोषण अव्यय है। इस योजना के गैर पोषण अव्यय के रूप में विद्यालय से बाहर की 11 से 14 उम्र वर्ग की किशोरियों को पुनः विद्यालयी शिक्षा तंत्र अथवा कौशल प्रशिक्षण के लिए प्रोत्साहित करना है। गैर पोषण सेवाओं की अन्य सेवाओं में IFA संपूर्ण, आयरन फॉलिक एसिड संपूर्ण, स्वास्थ्य जांच व रेफरल सेवाएं, पोषण व स्वास्थ्य शिक्षा, जीवन कौशल शिक्षा व लोक सेवाओं को प्राप्त करने के लिए परामर्श या दिशा निर्देश देना शामिल है। स्वास्थ्य, शिक्षा, युवा विषयों व खेल, पंचायती राज इत्यादि पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि अपेक्षित परिणाम प्राप्त किया जा सके। नीति निर्धारकों ने ऐसी अनुशंसा की। गैर पोषक सेवाओं को 5वें पैराग्राफ के क्रम संख्या 2 से 7 के लिए संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित करने के बाद प्रति परियोजना प्रति वर्ष के दर से 1.1 लाख रुपया प्रदान किया जाएगा। योजना के तहत गैर पोषण सेवाओं को प्रदान करने के लिए राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा NGO को भी शामिल किया जा सकता है। 7.2.2 निधियन प्रारूप, मतलब इसके लिए वित्तीय निधियन कहाँ से होगा, पैसे कौन देंगे। तो भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा गैर पोषण अव्यय के खर्च का क्रमशः 60% और 40% वहन किया जाएगा। 8 उत्तर पूर्वी राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम, और 3 विशेष दर्जे के हिमालयी राज्यों हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर और उत्तराखंड में केंद्र व राज्यों के मध्य 90% और 10% के अनुपात में खर्च को साझा किया जाएगा और केंद्र शासित प्रदेशों बिना नियम के 100% निधियन अथवा वास्तविक खर्च में से जो कम हो उसका वहन किया जाएगा। यानी केंद्र शासित प्रदेशों में बेशर्त 100% जो खर्च होते हैं उसकी मतलब वहन की जाती हैं, उनको मतलब दिया जाता है। 7.2.3 गैर पोषण सेवाओं की गतिविधियों का विवरण इस प्रकार से है। 7.2.3.1 औपचारिक स्कूली शिक्षा से पुनः जोड़ना अथवा ब्रिज लर्निंग या कौशल प्रशिक्षण। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में गृह भ्रमण करेंगी। ये पंचायती राज प्रतिनिधियों, विद्यालय शिक्षकों, विद्यालय प्रबंधन समिति सदस्यों, SMC स्कूल मैनेजमेंट कमेटी और अन्य हितभागियों के सहयोग से विद्यालय के बाहर की 11 से 14 वर्ष की किशोरियों की पहचान कर सकें। विद्यालय से बाहर की किशोरियों को पहचानने के निम्न तरीके हैं। पहला, जिनका अब तक पंजीयन नहीं हुआ है। दूसरा, पंजीकृत हैं किंतु कभी भी विद्यालय नहीं गई। तीसरा, विद्यालय जाना छोड़ चुकी किशोरियां राज्य की परिभाषा के अनुसार। VHSND कार्यक्रम होता है, विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन डे, जिनके माध्यम से इनका निरीक्षण किया जा सकता है। राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शिक्षा विभाग के साथ सशक्त समन्वय के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा विद्यालय से बाहर की किशोरियों का विद्यालय में पंजीयन हो सके। शिक्षा विभाग से समन्वय का उद्देश्य है कि शिक्षा तंत्र को कारगर बनाते हुए सहयोग प्रदान किया जाए ताकि विद्यालय से बाहर की किशोरियों को प्रोत्साहित कर विद्यालय में पंजीयन या कौशल शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। सबला के तहत पंजीकृत किशोरियां या तो विद्यालय छोड़ चुकी हैं या विद्यालय में अथवा कौशल प्रशिक्षण के लिए पंजीकृत नहीं हुई हैं, अतः इन्हें विद्यालय से जोड़ा जाए और पंजीकृत किया जाए। विद्यालय प्रबंधन द्वारा उपर्युक्त कक्षा के लिए उनकी योग्यता की जांच की जाएगी। विद्यालय से बाहर यानी कि कौन किस कक्षा में नाम लिखाने के लायक है, उनका टेस्ट करके उनका स्कूल में नाम भी लिखा जाना चाहिए। विद्यालय से बाहर की किशोरियों को पुनः औपचारिक विद्यालयी तंत्र या ब्रिज लर्निंग या कौशल प्रशिक्षण से जोड़ने के लिए निम्न गतिविधियां संचालित की जाएंगी एवं ICDS पर्यवेक्षिकाओं के माध्यम से इन गतिविधियों का अनुश्रवण किया जाएगा। यानी कैसे काम चल रहा है इसकी वो लोग जांच पड़ताल करेंगे। पहला,
गृह भ्रमण के दौरान आंगनबाड़ी सेविकाओं द्वारा इन्हें विद्यालय शिक्षा के लाभ को बताया जाएगा और विद्यालय में इनका पंजीयन कराने के लिए इनके परिवार वालों को समझाया जाएगा। दूसरा, औपचारिक स्कूली शिक्षा से जुड़ाव या पुनः जुड़ाव के संबंध में जानकारी या परामर्श देते हुए उन्हें विद्यालयी तंत्र से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करना एवं शिक्षा विभाग व विद्यालय प्रबंधन समिति और शिक्षकों के साथ मिलकर इसे आश्वस्त करना। तीसरा, पूर्व निर्धारित दिवस पर विद्यालय प्रबंधन को विद्यालय से बाहर की किशोरियों को शिक्षा का महत्व बताते हुए उन्हें विद्यालय से जुड़ने के लिए या कौशल प्रशिक्षण के लिए प्रेरित करना। इस उद्देश्य के लिए शिक्षकों को किशोरी दिवस में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। 4, महिला रोल मॉडलों। गांव से कॉलेज जा रही किशोरियां, जिला की महिला पुलिस अधिकारी, राज्य स्तरीय महिला खिलाड़ियों, अन्य पेशे में काम कर रही महिलाओं को किशोरियों को प्रोत्साहित करने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है कि वो उनके साथ संवाद स्थापित करें, उनको मोटिवेट करें, उनको प्रेरित करें। 5, विद्यालय प्रबंधन समिति सदस्यों, शिक्षकों, आंगनबाड़ी सेविकाओं और सखी सहेलियों का सहयोग समुदाय में जागरूकता फैलाते हुए किशोरियों को विद्यालय जाने अथवा ब्रिज कोर्स में भाग लेने के लिए सहयोग प्रदान करने के लिए किया जा सकता है कि आप इसमें शामिल हों, प्रतिभागी करें। 6, जिला परियोजना एवं ग्राम स्तरीय समिति जिनके एक सदस्य विद्यालय के कार्यकर्ता भी रहेंगे, ये आपस में समन्वय स्थापित करके विद्यालय से बाहर की किशोरियों के विद्यालय से पुनः जुड़ाव या अनौपचारिक शिक्षा केंद्र पर पढ़ने जाने का अनुश्रवण करेंगे। इन्हें स्वयं सहायता समूह से भी जोड़ा जाना चाहिए। 7 है, समुदाय आधारित संरचनाओं के माध्यम से समुदाय को जागरूक करना, सघन सूचना शिक्षा व संवाद अभियान, अन्य संचार गतिविधियां जैसे मध्य मीडिया गतिविधियां, कला जत्था, नुक्कड़ नाटक एवं अन्य गतिविधियों के माध्यम से परिवार के सदस्यों और किशोरियों को शिक्षा के महत्व को बताते हुए उन्हें विद्यालय में पंजीकृत करने के लिए प्रेरित करना। समुदाय के साथ गंभीरतापूर्वक काम करने की नितांत आवश्यकता है ताकि किशोरियों को वयस्क होने में और प्रारंभिक शिक्षा का चक्र पूर्ण करने के पश्चात 14 वर्ष के बाद ही शादी करने के सामुदायिक व्यवहार बदलाव को आश्वस्त किया जा सके। इस संदर्भ में समुदाय के प्रभावशाली सदस्यों जैसे PRI सदस्यों, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस रिप्रेजेंटेटिव्स, धार्मिक नेताओं जिसमें कि आप पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशंस के सदस्य हैं, इनमें मुखिया हो गए, ग्राम पंचायत हो गए, वार्ड काउंसलर हो गए, इन लोगों के माध्यम से भी उनको जागरूक किया जा सकता है। धार्मिक नेताओं और अन्य सामुदायिक नेताओं व प्रभावशाली सदस्यों की मदद ली जा सके। 8, ग्राम सभा की बैठक के दौरान लड़कियों की शिक्षा के बारे में चर्चा किया जाएगा। 9, किशोरियों को सहायता प्रदान करने के लिए सामुदायिक संरचनाओं जैसे पंचायत, महिला स्वयं सहायता समूह, विद्यालय प्रबंधन समिति, युवा नेटवर्क जिसमें कि आप RSS की शाखाएं जो होती हैं, सुबह सुबह आर्य समाज की जो शाखाएं हैं, नेहरू युवा केंद्र की जो शाखाएं हैं, NCC हैं, NSS हैं, इन लोगों के माध्यम से भी उनको जोड़ा जा सकता है। NSS व NYKS के स्वयं सेवकों चाइल्ड प्रोटेक्शन समिति को जोड़ना। 7.2.3.2 IFA संपूरण, आयरन फॉलिक एसिड संपूरण। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के तहत विद्यालय के बच्चों 6 से 10 वर्ष और किशोर 11 से 18 वर्ष को राष्ट्रीय कुपोषण आधारित अनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम NNAPP के तहत शामिल किया गया है ताकि आयरन की कमी से होने वाली अनीमिया को नियंत्रित किया जा सके। विद्यालय से बाहर की 11 से 14 वर्ष की किशोरियों को आयरन फॉलिक एसिड गोली देने के लिए राज्यों द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ समन्वय स्थापित किया जाएगा ताकि सभी लाभार्थियों को 52 टैबलेट IFA दिया जा सके। किशोरियों को किशोरी दिवस बाद में इसका जानकारी दिया गया जो कि आंगनबाड़ी केंद्र पर मनाया जाता है
के अवसर पर IFA की गोली प्रदान की जाएगी। ANM आंगनबाड़ी सेविका के माध्यम से किशोरियों को अनीमिया से बचने के लिए खाद्य संवर्धन, खाद्य विविधता और IFA गोली अनुपूरण के लाभ के बारे में जानकारी देंगी। 7.2.3.3 स्वास्थ्य जांच एवं रेफरल सेवाएं। सभी किशोरियों को महीना में एक बार किशोरी दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य जांच किया जाएगा। किशोरी दिवस को ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस VHSND के साथ मनाया जा सकता है, जिसमें किशोरी संबंधित स्वास्थ्य मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। दिवस के पूर्वार्ध में टीकाकरण किया जाएगा और बाद में किशोरी संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विशिष्ट सत्रों का आयोजन किया जाएगा। चिकित्सक पदाधिकारी ANM द्वारा किशोरियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार कृमिनाशन की गोली दी जाएंगी। राज्य विशिष्ट दिशा निर्देशों के अनुसार किशोरी दिवस के अवसर पर किशोरियों की लंबाई और वजन की माप की जाएगी। सभी उनका बॉडी मास इंडेक्स का भी माप किया जाता है। सभी किशोरियों का किशोरी कार्ड बनाया जाएगा और प्रमुख उपलब्धियों को लिखा जाएगा। किशोरियों के वजन की माप के लिए ICDS के तहत प्रदत्त वजन स्केल का प्रयोग किया जाएगा। 7.2.3.4 पोषण व स्वास्थ्य शिक्षा NHE न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन। पोषण व स्वास्थ्य विषयों पर सही जानकारी देने से किशोरियों की स्वास्थ्य स्थिति सुधरेगी, जिससे संपूर्ण परिवार के स्वास्थ्य स्थिति में सुधार होगा और कुपोषण के पीढ़ीगत कुचक्र को तोड़ने में मदद मिलेगा। ICDS व स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा NGO या समुदाय आधारित संगठनों के संसाधन व्यक्ति के सहयोग से आंगनबाड़ी केंद्रों पर किशोरियों को पोषण व स्वास्थ्य शिक्षा दी जाएंगी। इसके अंतर्गत स्वस्थ पारंपरिक अभ्यासों को प्रोत्साहित करने व नुकसानदेह भ्रम भ्रांतियों को दूर करने, पकवान बनाने एवं खाने की स्वस्थ आदतें, सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता का उपयोग, व्यक्तिगत स्वच्छता और मासिक रजोधर्म मेंस्ट्रुअल साइकिल के प्रबंधन की जानकारी भी दी जाएंगी। किशोरियों को संतुलित आहार और निर्दिष्ट आहार अभ्यासों, कुपोषण से होने वाले बीमारियों और उनके उपचार, स्थानीय तौर पर उपलब्ध पोषक आहार, गर्भावस्था के दौरान पोषण व शिशु के लिए पोषक विषयों पर जानकारी दी जाएंगी। इसके अंतर्गत सामान्य बीमारियों, व्यक्तिगत स्वच्छता, व्यायाम, योग और सर्वांगीण स्वास्थ्य व्यवहारों की भी जानकारी दी जाएंगी। पोषण व स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने के लिए NGO या CBO कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस व अन्य संस्थानों को चिन्हित किया जाता है। उनको साथ में जोड़ करके उनके माध्यम से भी सेवाएं प्रदान करने की प्रावधान की जाती हैं। 7.2.3.5 है जीवन कौशल शिक्षा एवं लोक सेवाओं को प्राप्त करना। जीवन कौशल का अभिप्राय उन व्यक्तिगत क्षमताओं से है जो किसी इंसान को दिन ब दिन की आवश्यकताओं और चुनौतियों का सहजतापूर्वक सामना करने में मदद करती है। किशोरियों को आवश्यक ज्ञान प्राप्त करके कौशल और अभिवृत्ति का विकास करना होगा ताकि उनमें स्वस्थ एवं सकारात्मक व्यवहार का विकास हो सके और वे इनका प्रोत्साहन कर सकें, इनका उपयोग कर सकें। इसका मुख्य उद्देश्य किशोरियों को आत्म विकास के योग्य बनाना है। जीवन कौशल के विकास के लिए प्रशिक्षण के दौरान आत्मविश्वास बढ़ाने, आत्म जागरूकता व आत्म गौरव बढ़ाने, निर्णय क्षमता बढ़ाने, तार्किक सोच, संवाद कौशल, अधिकार एवं अर्हताएं की जानकारी, मतलब उनके क्या अधिकार हैं, इनके लिए क्या न्यूनतम योग्यताएं हैं, इनकी जानकारी देना, तनाव का सामना करना और साथियों के दबाव से निपटना, क्रियात्मक साक्षरता जिसकी आवश्यकता हो इत्यादि विषयों को शामिल किया जाएगा। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा सबला कार्यक्रम के जीवन कौशल अव्यय को संबंधित योजनाओं, युवा मामलों के विभाग की पहल के साथ समन्वय स्थापित करने और उन योजनाओं के माध्यम से किशोरियों को लाभान्वित करने की संभावनाओं को तलाशा जाएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लोक सेवाओं को प्राप्त करना। आत्मविश्वास का एक महत्वपूर्ण अंग उपलब्ध लोक सेवाओं और उनका लाभ लेने की विधि की जानकारी होना है। जागरूकता चर्चा
और दौरा को पंचायती राज प्रतिनिधियों, NGO, CBO के प्रतिनिधियों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, पुलिस अधिकारियों, बैंक अधिकारियों और विद्यालय के पदाधिकारियों के सहयोग से आयोजित किया जा सकता है। गृह प्रबंधन। सबला योजना के लाभार्थियों को बड़ा होने पर प्रभावी ढंग से गृह प्रबंधन करने की विधि सिखाई जाएंगी। इन्हें प्रभावी गृह प्रबंधन के लिए पर्याप्त ज्ञान प्रदान करने और कौशल विकसित करने के लिए प्रशिक्षण मार्गदर्शिका का निर्माण किया जाना चाहिए, जिसकी सहायता से इन्हें गृह प्रबंधन, बजट बनाना, बचत करना, घर चलाना, लिंग संवेदनशीलता, बच्चों की शिक्षा इत्यादि विषयों की जानकारी दी जाएंगी। किशोरियों को उपरोक्त मुद्दों की जानकारी देकर उन्हें समाज के अधिक उत्पादक सदस्य बनने के लिए उन्मुख किया जाएगा। 8 कार्यक्रम पहल हैं। 8.1 किशोरियों की पहचान। आंगनबाड़ी सेविकाओं द्वारा और सहायिकाओं द्वारा उनके क्षेत्र में गृह भ्रमण के माध्यम से पंचायती राज प्रतिनिधियों, विद्यालय शिक्षकों व अन्य हितभागियों के सहयोग से, जिसमें कि आशा कार्यकर्ता भी हो गई, विद्यालय से बाहर की 11 से 14 वर्ष की किशोरियों की पहचान की जाएंगी और उन्हें योजना के तहत सेवा प्राप्त करने के लिए पंजीकृत होने के लिए कहा जाएगा। 8.2 किशोरी समूह है। आंगनबाड़ी केंद्र पर किशोरी समूह का गठन किया जाएगा। किशोरी समूह का नेतृत्व समूह से चयनित एक सखी और 2 सहेलियों द्वारा किया जाएगा। चिन्हित सखी सहेलियों को परियोजना या सेक्टर स्तर पर, यानी कि ब्लॉक स्तर पर जो होती हैं, CDPO ऑफिस के लेवल पर प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे अन्य के लिए सखी मार्गदर्शक के रूप में प्रशिक्षण प्रदान कर सकें। उनको मास्टर ट्रेनिंग का TOT के अंतर्गत ट्रेनिंग दिया जाएगा। सखी और सहेलियों द्वारा समूह को 1 वर्ष तक संचालित किया जाएगा और प्रत्येक सखी और सहेली को नेतृत्व प्रदान करने के लिए 4 माह का समय दिया जाएगा। इसके बाद रोटेट करके नए लोगों को भी अवसर दिया जाता है। 8.3 है समुदाय में जागरूकता उत्पन्न करना। घर से बाहर किशोरियों की क्षमता को विकसित करने के लिए सामुदायिक सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए किशोरियों को सामुदायिक और संस्थागत सहयोग प्रदान करने की आवश्यकता है ताकि वे वापस विद्यालय में पढ़ने जा सकें और अन्य ब्रिज कोर्स कर सकें। इसमें समुदाय आधारित संरचनाओं और अन्य संवाद गतिविधियों जैसे मध्य मीडिया गतिविधियों, मीडिया के माध्यम से सीखना, कला जत्था, नुक्कड़ नाटक एवं अन्य के माध्यम से सामुदायिक स्तर पर जागरूकता उत्पन्न किया जाएगा। विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों, शिक्षकों, आंगनबाड़ी सेविकाओं, आंगनबाड़ी सहायकों, आशा कार्यकर्ता और सखी सहेलियों को भी किशोरी समूह की गतिविधियों को संचालित करने में सहयोग करने के लिए लगाया जा सकता है। सामुदायिक संरचना जैसे महिला स्वयं सहायता समूह, विद्यालय प्रबंधन समिति, युवा नेटवर्क, NSS व NYKS नेहरू युवा केंद्र संगठन के स्वयंसेवकों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों और चाइल्ड प्रोटेक्शन समिति के सदस्यों को किशोरियों की शिक्षा के लिए समन्वित किया जा सकता है। सामाजिक व्यवहार परिवर्तन और किशोरियों द्वारा प्रारंभिक शिक्षा चक्र पूरा करने के साथ वयस्क बनने के लिए सहयोग करने के लिए समुदाय के साथ काम करने की नितांत आवश्यकता है। इस कार्य के लिए समुदाय के प्रभावशाली व्यक्तियों जैसे पंचायती राज संस्थान के प्रतिनिधियों, धार्मिक नेताओं और समुदाय के अन्य प्रभावशाली सदस्यों के साथ काम करने की आवश्यकता है। 8.4 समय सारणी की चर्चा करते हैं। तो किशोरियों को प्रत्येक सप्ताह 5 से 6 घंटे के लिए गैर पोषण सेवाएं प्रदान की जाएंगी, यानी उन्हें परामर्श जानकारी दिया जाएगा। यानी रोज़ 1 घंटे का एक क्लास चलेगा, जैसे कोचिंग क्लास चलता है उस तरीके से। इन सत्रों के लिए मुद्दों के रूप में पहला पोषण, दूसरा सामान्य स्वास्थ्य, तीसरा अधिकार एवं अर्हताएं, चौथा न्यायिक प्रावधानों की जानकारी, पांचवा जीवन कौशल व गृह कौशल की जानकारी और छठा इनके लिए शिक्षा का महत्व और सातवां लोक सेवाओं की प्राप्ति को शामिल किया जाएगा। प्रशिक्षण सत्रों में भाग लेने के लिए किशोरियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए संबंधित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा इन सेवाओं के लिए दिन, समय और स्थान का निर्धारण किया जाएगा। यदि आंगनबाड़ी केंद्र के अलावे अन्य स्थान पर सेवा प्रदान किया जाना है, यानी स्कूल या सामुदायिक भवन पर अगर कोई मीटिंग, बैठक या ट्रेनिंग आयोजित की जानी है,
तो इनके लिए सखी सहेलियों के माध्यम से सभी किशोरियों को इनकी जानकारी दी जाएंगी, जिसमें कि आशा कार्यकर्ता भी सहयोग करती हैं। 8.5 है किशोरी स्वास्थ्य कार्ड। सभी किशोरियों के लिए आंगनबाड़ी केंद्र पर किशोरी स्वास्थ्य कार्ड का रिकॉर्ड रखा जाएगा। इस कार्ड में वजन, लंबाई, बॉडी मास इंडेक्स BMI, IFA संपूर्ण, आयरन फॉलिक एसिड संपूर्ण, अल्बेंडाजोल कृमिनाशन गोलियों का सेवन, रेफरल सेवाएं यानी जांच के आधार पर बॉडी मास इंडेक्स हो गया, बॉडी चेकअप हो गई, उनके आधार पर उनको अन्य सेवाएं देना और टीकाकरण इत्यादि संबंधित सूचनाएं एकत्र की जाएंगी। इन कार्ड को सखी द्वारा भरा जाएगा। इसमें आंगनबाड़ी सेविका, आशा कार्यकर्ता भी मदद कर सकते हैं। सखी को ट्रेंड कर देने पर वो इस तरीके से इनको भर सकती हैं किशोरी कार्ड जो है, और इस पर आंगनबाड़ी सेविका द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा। इस किशोरी कार्ड में किशोरियों के जीवन की महत्वपूर्ण उपलब्धियों जैसे कि विद्यालय में पुनः पढ़ाई प्रारंभ करना इत्यादि को भी दर्ज किया जाएगा। 8.6 किशोरी दिवस। 3 महीने में एक विशेष दिन को किशोरी दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जब किशोरियों को चिकित्सा पदाधिकारी ANM द्वारा स्वास्थ्य जांच किया जाएगा। इस दिन किशोरियों को IFA और कृमिनाशन की गोली भी प्रदान किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर उन्हें रेफरल सेवाएं भी दी जाएंगी। इस दिन का उपयोग समुदाय, अभिभावकों, किशोरियों के भाई बहनों के साथ सूचना, जानकारी और संवाद, IEC, BCC बिहेवियर चेंजिंग कम्युनिकेशन के माध्यम से परामर्श यानी व्यवहार बदलाव संवाद किया जाएगा, ताकि किशोरियों और उनके परिवारों को अच्छे व्यवहारों को अपनाने, पुनः विद्यालय प्रारंभ करने के लिए किशोरियों को प्रोत्साहित किया जा सके। इस अवसर पर व्यक्तित्व विकास के सत्र आयोजित किए जा सकते हैं। 9 है संबद्ध व्यक्ति। केंद्र सरकार के स्तर पर यह योजना ICDS सबला के कार्यक्रम संयुक्त सचिव के प्रशासनिक नियंत्रण में संचालित होगा। राज्य, जिला और जमीनी स्तर पर इस कार्यक्रम को ICDS की अवसंरचना के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा। प्रखंड स्तर पर सबला परियोजना के क्रियान्वयन के लिए मुख्य रूप से प्रखंड स्तरीय बाल विकास परियोजना पदाधिकारी CDPO जिम्मेदार पदाधिकारी होंगी। ग्रामीण स्तर पर इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए आंगनबाड़ी सेविका सहायिका जिम्मेदार होंगी, जिन्हें आंगनबाड़ी सहायिका, सखी सहेलियां, संबंधित संसाधन व्यक्ति, आशा, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, शिक्षक, NGO, CBO व स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं कौशल प्रशिक्षण प्रदाता सहयोग करेंगे। योजना के तहत निर्धारित गतिविधियों के निष्पादन के लिए नियमित अंतराल पर महिला पर्यवेक्षिकाओं द्वारा आंगनबाड़ी सेविका या सहायिका को सहयोग किया जाएगा। सेवा आपूर्ति प्रारूप DPO डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर, CDPO, पर्यवेक्षिका, महिला पर्यवेक्षिका, आंगनबाड़ी सेविका और आंगनबाड़ी सहायिका की भूमिका और जिम्मेदारियों को अनुलग्नक 3 में दिया गया है। 10 NGO या CBO सबला कार्यक्रम के तहत विभिन्न गैर पोषण सेवाएं प्रदान करने के लिए जिलाधिकारी के परामर्श अनुसार DPO द्वारा NGO को शामिल किया जा सकता है। 11.1 है कार्य संबंधित जिम्मेदारियों की चर्चा करते हैं। आइए इसको जानते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव के संपूर्ण पर्यवेक्षण में ICDS सबला के प्रमुख संयुक्त सचिव पूरे देश में सबला कार्यक्रम के क्रियान्वयन के प्रमुख होंगे। संयुक्त सचिव को कार्यकर्ताओं की एक टीम के द्वारा सहयोग प्रदान किया जाएगा। यह टीम योजना के क्रियान्वयन, कार्यशाला आयोजन, राज्यों को निधि भेजने यानी पैसे भेजने, तकनीकी और वित्तीय प्रतिवेदन प्राप्त करने और योजना का नियमित अनुश्रवण, राज्य या जिला स्तरीय पदाधिकारियों का क्षमता निर्माण प्रशिक्षण, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और संबंधित मंत्रालयों के साथ प्रभावी समन्वय स्थापित करने में सहयोग करेंगे। 11.2 राज्य स्तर पर प्रधान सचिव को ICDS के निर्देशक और उनकी टीम द्वारा सहयोग प्रदान किया जाएगा। यह टीम समय पर राज्य सरकार द्वारा DPO को पैसा भेजने, केंद्रीय दिशा निर्देश के अनुसार राज्य में योजना के क्रियान्वयन, NIPCCD के NIPSID के सहयोग से राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजन, जिलों से तकनीकी और वित्तीय प्रतिवेदन प्राप्त करने उनका संकलन करना, राज्य में नियमित अंतराल पर कार्यक्रम का अनुश्रवण करने और निर्धारित प्रपत्र में महिला व बाल विकास मंत्रालय को प्रतिवेदन भेजने के लिए जिम्मेदार होंगी।
सुचारू समन्वय के लिए यह टीम संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों के साथ काम करेगा। 12. अनाज का आवंटन। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा गेहूं आधारित पोषण कार्यक्रम WBNP कार्यक्रम का लाभ उठाया जा सकता है। जब खाद्य व जन वितरण विभाग द्वारा गरीबी रेखा से नीचे की दर पर गेहूं, चावल और मोटे अनाज उपलब्ध कराए जाते हैं। खाद्य व जन वितरण विभाग द्वारा अनाज का आवंटन करने के लिए लाभार्थियों की संख्या, आपूर्ति के दिवस और पोषण के लिए भोजन के प्रकार को आधार बनाया जा सकता है। 13. वित्तीय निधि प्रवाह। केंद्रीय स्तर पर योजना के प्रशासन और वित्तीय नियंत्रण के लिए महिला व बाल विकास मंत्रालय जिम्मेदार होगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को 2 बार में निधि आवंटित किया जाएगा। 6 महीने पर उनको पैसे भेजे जाते हैं। राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि योजना के लिए निर्धारित निधियन प्रारूप के अनुसार जो वित्तीय निधियन हैं, इनमें राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा उपलब्ध कराते हुए महिला व बाल विकास मंत्रालय व राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा उपलब्ध निधि को, वित्तीय निधि को 15 दिन के अंदर DPO को उपलब्ध कराएं। 14 है फ्लैक्सी निधि। योजना आयोग अब नीति आयोग के वर्तमान दिशा निर्देश के अनुसार किशोरियों के लिए योजना के तहत आवंटित वित्तीय निधि का 10% राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए फ्लैक्सी निधि के रूप में दिया जाना चाहिए। इस वित्तीय निधि में योजना के गैर पोषक अवयव के वित्तीय निधि को रखा जाता है, जो राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विभिन्न मदों में खर्च के लिए विकल्प प्रदान करती हैं। 15 है सामंजस्य। प्रस्तावित परिणाम को प्राप्त करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य, शिक्षा, युवा और खेल मामलों और पंचायती राज के विभिन्न योजनाओं या कार्यक्रमों के तहत प्राप्त सेवाओं के मध्य सामंजस्य स्थापित करने पर बल दिया गया है। विशेष तौर पर योजना के तहत प्रस्तावित 6 सेवाओं में से 3 सेवाएं, जैसे पहला IFA संपूर्ण, IFA टैबलेट की आपूर्ति के साथ, दूसरा स्वास्थ्य जांच एवं रेफरल सेवाएं, एवं 3 पोषण व स्वास्थ्य शिक्षा को स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से प्रदान किया जाएगा। औपचारिक शिक्षा से जुड़ाव या पुनः जुड़ाव के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार या अधिनियम के अनुसार स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के साथ समन्वय स्थापित किया जाएगा। जीवन कौशल एवं अन्य सेवाओं के लिए युवा एवं किशोरी विकास के राष्ट्रीय कार्यक्रम के साथ सामंजस्य स्थापित किया जाएगा। समुदाय में अनुश्रवण एवं सूचना शिक्षण व संवाद IAC गतिविधि के लिए पंचायती राज प्रतिनिधियों का सहयोग लिया जा सकता है। सेवाओं के सामंजस्य के लिए प्रस्तावित रणनीति को अनुलग्न 4 में दिया गया है। इनसे भी चर्चा वहाँ के जो पदाधिकारी हैं जिनके पास फॉर्मेट हैं वो साझा करेंगे प्रशिक्षण के दौरान। 16.1 है किशोरी शक्ति योजना KSY। किशोरी शक्ति योजना को ICDS के अवसंरचना के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा था ताकि 11 से 18 वर्ष के किशोरियों का आत्मविकास, पोषण व स्वास्थ्य स्थिति, साक्षरता और गणनात्मक क्षमता, गृह आधारित कौशल और जीवन कौशल की आवश्यकता की पूर्ति हो सके। किशोरियों के लिए सन 2010 में सबला कार्यक्रम प्रारंभ होने के साथ ही 205 जिलों में किशोरी शक्ति योजना को समाप्त कर दिया गया था और यह अन्य जिलों में पहले की तरह ही प्रभावी रहा। इनके एक्सटेंशंस की भी बात की जा सकती है ताकि प्रोग्राम कन्वर्जेंस के माध्यम से अधिकतम गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान की जा सकें। 16.2 है अब परिवर्तित सबला कार्यक्रम के साथ ही किशोरी शक्ति योजना का विकल्प मात्र 11 से 14 वर्ष के लिए रह गया है, जबकि 15 से 18 वर्ष की जो महिलाएं हैं उनको भी शामिल की जानी चाहिए। सबला कार्यक्रम के प्रसार के साथ ही देश के अन्य जिलों के परियोजनाओं, प्रखंडों से किशोरी शक्ति योजना को समाप्त कर दिया जाएगा। प्रत्येक परियोजना प्रतिवर्ष 1.1 लाख रुपए की वित्तीय राशि को केंद्र और राज्यों के बीच 60% और 40% के अनुपात में वहन किया जाएगा, जबकि उत्तर पूर्वी राज्यों व विशेष दर्जे के राज्यों के लिए यह अनुपात 90% और 10% का होगा, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% खर्च का जो वहन है केंद्र सरकार ही करेंगी।
किशोरी शक्ति योजना है तो केंद्र के खर्च मद से ही सबला के लिए खर्च की व्यवस्था की जाएंगी। सबला कार्यक्रम के विस्तार के साथ ही किशोरी शक्ति योजना को समाप्त कर दिया जाएगा, यानी कि किशोरी शक्ति योजना के स्थान पर अब सबला कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जा रहा है। 17.1 है प्रशासनिक एवं वित्तीय प्रबंधन संरचना। सबला कार्यक्रम एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा संचालित किया जा रहा है। केंद्रीय स्तर पर महिला व बाल विकास मंत्रालय इस योजना के लिए बजटीय नियंत्रण एवं प्रशासन के लिए जिम्मेदार होंगी। राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के स्तर पर समेकित बाल विकास परियोजना का कार्य देखने वाले महिला एवं बाल विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग के सचिव अपने विभाग के निदेशक एवं अन्य अधिकारियों के साथ इस कार्यक्रम का निर्देशन व क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होंगे। विभिन्न स्तरों पर अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण समिति की प्रशासनिक संगठनात्मक संरचना इस प्रकार से दी गई है, उक्त प्रकार से होगी। सचिव जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की होती हैं वो राष्ट्रीय अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण समिति के अध्यक्ष होती हैं। जो सचिव महिला एवं बाल विकास या समाज कल्याण विभाग की होती हैं वो राज्य अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण समिति में नेतृत्व प्रदान करती हैं। जिला अधिकारी या जिला परियोजना अधिकारी जिला अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण समिति के नेतृत्वकर्ता होते हैं। जिला परियोजना अधिकारी या बाल विकास परियोजना अधिकारी परियोजना अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण समिति के मतलब अध्यक्ष होते हैं। और महिला पर्यवेक्षिका ग्राम अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण समिति में चीज़ों को देखती हैं। 17.2 है जिला परियोजना पदाधिकारी पूरे जिला में क्षेत्र स्तर पर योजना के क्रियान्वयन एवं ICDS परियोजना के स्तर पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी और सेक्टर के स्तर पर महिला पर्यवेक्षिकाएं इस योजना के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होंगी। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए आंगनबाड़ी सेविका द्वारा अपने क्षेत्र में किशोरियों को पंजीकृत किया जाएगा। निर्दिष्ट सेवाओं को प्रदान करने के लिए NGO या CBO का भी सहयोग लिया जाएगा। 17.3 है राज्य सरकारों या केंद्र शासित प्रदेशों को पोषक अवयवों के लिए 4 किस्तों और गैर पोषक अवयवों के लिए 2 किस्तों में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा राशि उपलब्ध कराई जाएंगी। संबंधित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के कंसोलिडेटेड खाते में योजना से संबंधित पैसे भेजे जाएंगे। राज्यों द्वारा ICDS सेल के लिए अलग से योजना खाता हो सकता है। इस प्रकार राज्यों द्वारा जिला ICDS सेल को ग्रांट इन एड प्रदान किया जाएगा और ICDS परियोजनाओं द्वारा इस योजना को ज़मीनी स्तर पर क्रियान्वित किया जाएगा। 17.4 है ICDS परियोजना के स्तर पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी CDPO जो समेकित बाल विकास परियोजना के प्रभारी होती हैं वे इस सबला योजना के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होंगी एवं वित्तीय जवाबदेही भी निभाएंगी जो वो निभाती हैं। पर्यवेक्षिकाओं के सहयोग से महिला पर्यवेक्षिकाओं के सहयोग से बाल विकास परियोजना पदाधिकारी इस योजना का क्रियान्वयन पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण सुनिश्चित करती हैं। 17.5 है वर्ष के प्रारंभ में अप्रैल माह में परियोजना का पहला किस्त जारी किया जाता है। एक तिमाही के खर्च का विवरण प्राप्त होने के उपरांत क्रमशः अन्य 3 किस्तें जारी की जाती हैं। उदाहरणार्थ दूसरी तिमाही के लिए पैसों की किस्त निर्गत करने से पूर्व विगत वर्ष के मार्च माह तक के खर्च का विवरण प्रस्तुत करना होगा। तीसरी किस्त जारी करने के पूर्व जून तक पहले तिमाही के खर्च का विवरण देना होगा एवं इसी प्रकार चौथे तिमाही के लिए किस्त जारी करने से पूर्व सितंबर माह तक की तिमाही दूसरी तिमाही तक के खर्च का विवरण देना होगा। जो उनकी ऑफिशियल प्रोसीड्यूर्स के बारे में जानकारी दी गई है जो संबंधित परियोजना कार्यालय में उनके माध्यम से उनको इनका दिशा निर्देश समझाया जाता है। 17.6 है अनुलग्नक 6.1 के अनुसार भारत सरकार को खर्च का विवरण दिया जाएगा। इसके साथ साथ निम्नलिखित रूप में तकनीकी और वित्तीय प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया जाएगा। पहला, वार्षिक खर्च का विवरण एवं विगत वर्ष की वित्तीय निधि उपयोग प्रमाण पत्र यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट इस वर्ष के 31 मई तक। दूसरा, 30 जून को समाप्त होने वाली तिमाही इस वर्ष के 15 जुलाई तक जमा करी जाती है। तीसरा, 30 सितंबर को समाप्त होने वाली तिमाही तो प्रत्येक वर्ष के 15 अक्टूबर तक इनसे जुड़ी रिपोर्ट जमा की जाती हैं।
चौथा, 31 दिसंबर को समाप्त होने वाली तिमाही में वर्ष के 15 जनवरी तक रिपोर्ट जमा किया जाता है और 31 मार्च को समाप्त होने वाली तिमाही में वर्ष के 15 अप्रैल तक रिपोर्ट जमा किया जाता है। 17.7 खर्च का विवरण जमा करने के लिए निर्धारित समय सारणी का अनुपालन जरूरी है ताकि मंत्रालय द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ससमय वित्तीय आवंटित किया जा सके। 17.8 योजना के तहत विभिन्न गैर पोषक सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के साथ एनजीओ, सीबीओ संसाधन व्यक्तियों की साझेदारी के लिए राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा संबंधित गतिविधियों या सेवाओं के लिए आवंटित वित्तीय निधि से पैसे दिए जाते हैं। 18 अनुश्रवण एवं समीक्षा समिति आईसीडीएस के तहत गठित स्टीयरिंग व मॉनिटरिंग समिति द्वारा सबला योजना के प्रगति की समीक्षा और अनुश्रवण किया जाता है और संबंधित विभागों के साथ समन्वय एवं सहयोग स्थापित किया जाता है। यह समिति इस योजना के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों को दूर करने के लिए भी उपयुक्त प्रक्रियाओं का सुझाव भी देती हैं। इसका विस्तार अनुलग्न 5 में दिया गया है, जो प्रोग्राम गाइडलाइंस हैं, ट्रेनिंग जब टीओटी होती हैं, इनकी चर्चा की जाएंगी। उनसे प्रशिक्षक जो वहाँ के हैं, फैसिलिटेटर, वो साझा करें, डिस्कस करें। 19 से रिकॉर्ड रखना और रिपोर्टिंग की प्रक्रिया। अनुलग्नक 7 के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्र पर आंगनबाड़ी सेविका द्वारा पंजी प्रत्येक वर्ष नई पंजी में सखी सहेलियों के सहयोग से रिकॉर्ड रखा जाएगा। महिला पर्यवेक्षिका यह सुनिश्चित करती हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र पर किशोरियों का सही रिकॉर्ड रखा जा रहा है, इसे सही रूप से संकलित किया जा रहा है और निर्दिष्ट प्रपत्र में रिपोर्ट किया जा रहा है। परियोजनावार तकनीकी एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट को निर्धारित प्रपत्रों में त्रैमासिक या वार्षिक आधार पर सीडीपीओ द्वारा संकलित करके डीपीओ के माध्यम से राज्य सरकार को दिया जाएगा। राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा मंत्रालय को संकलित रिपोर्ट भेजा जाएगा। मूल्यांकन है, इस योजना का नियमित अंतराल पर मूल्यांकन किया जाएगा ताकि इसके प्रभाव की समीक्षा की जा सके और संबंधित सुधारात्मक कार्रवाई किया जा सके। अब है 21 अंकेक्षण एवं सामाजिक अंकेक्षण। अंकेक्षण भारत सरकार के कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल के निर्देशानुसार अंकेक्षण किया जाता है एवं इस कड़ी का केंद्र एवं राज्य सरकारों के स्तर पर अनुपालन किया जाता है। अब होती है सामाजिक अंकेक्षण। ग्राम सभा के साथ अन्य बाहरी एजेंसी के मार्फत सामाजिक अंकेक्षण का पर्याप्त प्रावधान किया गया है। इनसे जुड़ी जानकारी हुई। आइए कुछ इनसे जुड़े फॉर्मेट्स। यह अनुलग्न 4 है। सबला कार्यक्रम के अंतर्गत समन्वय रणनीति की चर्चा की गई है। इस योजना की सफलता के लिए सभी स्तर पर विभिन्न मंत्रालयों या विभागों के प्रयासों में समन्वय होना एक महत्वपूर्ण पहलू है। स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पंचायती राज संस्थानों की विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों के मध्य तारतम्य होना चाहिए। जिला, प्रखंड एवं गांव के स्तर पर संयुक्त सूक्ष्म कार्य योजना, माइक्रो प्लानिंग तैयार की जानी चाहिए कि इतने संख्या की महिलाओं जो किशोरियां हैं, इनका इस दिन इस बैच में प्रशिक्षण होगा, इनका इस बैच में होगा, इसके प्रशिक्षक ये होंगे। इनका जो माइक्रो प्लानिंग होती हैं, पूरी जानकारी इसकी फॉर्मेट्स हैं, जो कि जब हमने बिहार में काम किया था तो आसरा नाम की संस्था थे, उनके माध्यम से इन माइक्रो प्लानिंग के आधार पर रिपोर्ट और ट्रेनिंग दी गई थी। तो 2013 के दौरान जो कार्यक्रम चलाया गया था, कई बैच में प्रशिक्षण दी गई थी। इनकी रिपोर्ट्स यूनिसेफ के पास हैं और माइक्रो प्लानिंग के फॉर्मेट्स के आधार पर प्लान कर करके लोगों को जोड़ा जा सकता है। इस समन्वय की जिम्मेदारी राज्य, जिला, परियोजना एवं गांव के स्तर पर गठित अनुश्रवण, मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण समिति की होंगी। पहला है स्वास्थ्य तंत्र के साथ समन्वय। सबला योजना की 7 में से 3 सेवाओं को स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं एड्स नियंत्रण विभाग के सहयोग से प्रदान किया जाएगा। ये सेवाएं हैं: पहला, आईएफए संपूर्ण, आईएफए गोली की आपूर्ति के साथ साथ। दूसरा, स्वास्थ्य जांच एवं रेफरल सेवाएं। तीसरा, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा। आईएफए संपूर्ण में क्या है? भारत में के किशोरियों में अनीमिया की प्रबलता अधिक रहती है, कुपोषित होती हैं, खून की कमी होती है। साक्ष्यों से यह साबित होता है कि आईएफए संपूर्ण से अनीमिया से उबरने और किशोरी स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद मिलती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के साप्ताहिक आयरन फॉलिक एसिड अनुपूरण कार्यक्रम के तहत बच्चों
6 से 10 वर्ष और किशोर किशोरियों 11 से 18 वर्ष को आच्छादित किया गया है, यानी इनको कवर किया गया है। गतिविधियां हैं, राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय स्थापित करके यह आश्वस्त किया जाएगा कि सबला कार्यक्रम के सभी लाभार्थियों तक किशोर किशोरियों के लिए IFA की गोली की पहुंच हो सके। IFA संपूर्ण के लिए योजना दिशा निर्देश जारी किया गया है। तदनुरूप राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का अनुपालन किया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्र पर जाने वाले विद्यालय से बाहर के किशोरियों को प्रत्येक सप्ताह IFA की एक गोली प्रदान की जाएंगी जब वे आंगनबाड़ी केंद्र पर अन्य सेवाओं के लिए आएंगी। किशोरियों को चाहिए कि वे आंगनबाड़ी केंद्र पर ही इसका सेवन कर लें। सखी सहेलियां द्वारा किशोरियों को इसके लिए परामर्श दिया जाएगा। किशोरी कार्ड पर वितरण और सेवन को दर्ज किया जाएगा। ANM या AWW आंगनबाड़ी वर्कर के माध्यम से किशोरियों को खाद्य संवर्धन, खाद्य विविधता और IFA की कमी से निपटने के लिए IFA संपूर्ण के गुण और भोजन के साथ इसके सेवन के लाभ के बारे में बताया जाएगा। प्रक्रिया है कि पर्यवेक्षिकाओं द्वारा उनके कार्य क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत लाभार्थियों की संख्या के आधार पर 3 माह के लिए IFA की गोली की गणना की जाएंगी, उनको दिया जाता है। इन मांग अनुमानों की परियोजना एवं जिला स्तर पर संकलित कर राज्य स्वास्थ्य विभाग को प्रस्तुत किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा IFA की गोली PHC स्तर पर उपलब्ध कराई जाएंगी, जहां से DPO उन्हें CDPO और अन्य निम्न स्तरों तक मुहैया कराएंगे। NRHM के कार्यक्रम क्रियान्वयन योजना प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम प्लान में IFA की गोली की खरीद और आपूर्ति के लिए प्रयास किया जाएगा। इसके अतिरिक्त यह आश्वस्त किया जाएगा कि स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग द्वारा आंगनबाड़ी सेविकाओं को IFA संपूर्ण की समय सारणी की जानकारी देकर IEC संसाधन इस प्रकार के संपूर्ण के संबंध में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों FAQ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की जानकारी दी जाएंगी। दूसरा है स्वास्थ्य जांच एवं रेफरल सेवाएं। किशोरावस्था के दौरान तीव्र शारीरिक व भावनात्मक बदलाव होने के कारण किशोर किशोरियां मादक पदार्थों के सेवन, हिंसा व चोट, पोषण संबंधित, मनोवैज्ञानिक एवं व्यवहार संबंधित समस्याओं का सामना करती हैं। इसलिए किशोरियों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करनी चाहिए। गतिविधियां हैं, पहला, प्रत्येक 3 माह किशोरी दिवस का आयोजन किया जाना चाहिए और सभी किशोरियों का सामान्य स्वास्थ्य जांच किया जाना चाहिए। इसके लिए ICDS पर्यवेक्षिकाएं ANM एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के साथ सामंजस्य स्थापित करके गांव या वार्ड स्तर की कार्ययोजना बनाएंगी। किशोरियों के विकास पर नज़र रखने के लिए आंगनबाड़ी सेविकाओं द्वारा सखी सहेली के सहयोग से किशोरी कार्ड पर उनकी लंबाई, वजन और BMI का आकलन किया जाएगा। किशोरियों का वजन मापने के लिए ICDS द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों पर किशोर वजन मशीन दिया जाएगा। किशोरियों का वजन मापने के लिए आशा आंगनबाड़ी के किट में दिए गए वजन मशीन का भी प्रयोग किया जा सकता है। ANM या आंगनबाड़ी सेविका आशा द्वारा नियमित तौर पर किशोरियों के साथ स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधित विषयों पर चर्चा और स्पष्टीकरण दिया जाएगा। इन्हें साथ ही साथ जो स्टे फ्री हो गया, कोटेक्स हो गई और भी जितने तरह के होते हैं सैनिटरी नैपकिन्स, वो भी प्रदान किया जाता है। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के दिशा निर्देश के अनुसार चिकित्सा अधिकारियों ANM को कृमि नियंत्रण की गोली दी जाएंगी ताकि वो उन तक वितरित करवा सकें। यदि किशोरियों को विशिष्ट चिकित्सा की आवश्यकता पड़े तब चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा किशोरियों को रेफरल पूर्जी के साथ जिला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और मातृ व शिशु स्वास्थ्य उप केंद्र भेजा जाएगा। आगामी किशोरी दिवस या VHSND के अवसर पर सभी रेफर की गई किशोरियों का फॉलोअप किया जाएगा। सेवा प्रदाता, ग्राम स्तरीय स्वास्थ्य सेवा तंत्र जैसे आशा एवं ANM द्वारा स्वास्थ्य जांच एवं रेफरल सेवाएं प्रदान की जाएंगी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा स्वास्थ्य जांच एवं रेफरल सेवाएं प्रदान की जाएंगी एवं इसमें CDPO द्वारा सहयोग किया जाता है। तीसरा है स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा। किशोरियों को उनके शारीरिक विकास के साथ साथ पोषक आहार के साथ साथ स्वास्थ्य एवं पोषण पर सही और पर्याप्त जानकारी दी जाएंगी। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए CDPO या पर्यवेक्षिकाओं द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र पर आने वाली सभी किशोरियों को स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा की प्राप्ति को आश्वस्त किया जाएगा। संबंधित विषयों पर नियमित तौर पर जानकारी प्रदान करने से किशोरियों की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार होगा। इसके फलस्वरूप पूरे परिवार की स्वास्थ्य स्थिति में
सुधार होगा और कुपोषण के पीढ़ीगत कुचक्र को तोड़ने में भी मदद मिलेगी। किशोरियों की माताओं को भी स्वस्थ एवं पोषण सत्रों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है ताकि उनके व्यवहार पर बेहतर प्रभाव पड़े। योजना की इस सेवा के अंतर्गत निम्न गतिविधियां शामिल हैं। क, स्वस्थ पकवान बनाना सिखाना, खाने की स्वच्छ आदतें, संतुलित आहार एवं क्षेत्रीय स्तर पर उपलब्ध पोषक आहारों को प्रोत्साहित करना। इसमें होम हर्बल गार्डन भी लगा सकते हैं, घरेलू पोषण वाटिका भी स्थापित कर सकती हैं। ख, पोषण की कमी से होने वाली बीमारियों के जानकारी, उनके लक्षण, उपचार एवं गर्भावस्था व स्तनपान के दौरान पोषण आवश्यकताओं के बारे में संवेदनशील बनना। ग, सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता को प्रोत्साहित करना। घ, व्यक्तिगत स्वच्छता, किशोरावस्था की शुरुआत एवं संबंधित बदलावों के बारे में शिक्षित करना। अंग, सामान्य बीमारियां, घरेलू उपचार, प्राथमिक उपचार, व्यक्तिगत स्वच्छता, व्यायाम इत्यादि के बारे में बताना। च, मादक पदार्थों के सेवन व अल्कोहल के सेवन से बचने और तनाव प्रबंधन के बारे में बताना। सेवा प्रदाता, एएनएम और आशा जैसे स्वास्थ्य कर्मियों के साथ आंगनबाड़ी सेविका हैं, एनजीओ के कार्यकर्ता के साथ संसाधन व्यक्ति या क्षेत्र प्रशिक्षक हैं, मास्टर ट्रेनर्स होंगे। खाद्य व पोषण बोर्ड का समुदाय खाद्य व पोषण प्रसार इकाई और चलित खाद्य व प्रसार इकाई का प्रयोग पोषण पर प्रशिक्षण, प्रदर्शन और शिक्षण के लिए किया जाएगा। किशोरियों के प्रश्नों और आशंकाओं को आईसीडीएस और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा किशोरी दिवस या आंगनबाड़ी केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर समाधान किया जाएगा। राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा पोषण व स्वास्थ्य शिक्षा विषयों पर FNB, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन और स्वैच्छिक संस्थानों के सहयोग से विशिष्ट अल्पकालीन प्रशिक्षण आयोजित किया जा सकता है। दूसरा, स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय है। सन 2002 में प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण को भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य के रूप में मान्यता मिली और इसके लिए सर्व शिक्षा अभियान को क्रियान्वयन वाहिका के रूप में लागू किया गया। कालांतर में प्राथमिक स्तर पर लड़कियों का विद्यालय में नामांकन बढ़ाने के उद्देश्य से स्थापित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और लड़कियों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम को भी सर्व शिक्षा अभियान में शामिल किया गया। सन 2009 में लागू बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के साथ प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में बताया गया और राज्यों को यह जिम्मेदारी दी गई कि वे 6 से 14 उम्र वर्ग के सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराएं। इन योजनाओं से भारत में विद्यालय से बाहर के बच्चों की संख्या में भारी मात्रा में कमी आई। 2006 में 13.46 मिलियन से घटकर 2014 में 6.06 मिलियन थे, किंतु तब भी लोगों को स्कूल से जोड़ने की आवश्यकता थी। स्कूल चले हम कार्यक्रम भी चलाया गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम भी चलाया गया और अभी वर्तमान में इनसे संबंधित जानकारी मिलने पर 2024 के आंकड़ों को भी इस प्रतिवेदन में शामिल किया जाना चाहिए। इस महत्वपूर्ण प्रगति के बावजूद भी 6 मिलियन बच्चे स्कूल से बाहर थे, अर्थात अभी भी भारी संख्या में बच्चे विद्यालय से बाहर हैं। इन्हें जोड़ना चाहिए। नए बच्चे भी जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, उसी हिसाब से उम्र का जो परिवर्तन हो रहा है तो उनको जोड़ने का कार्यक्रम लगातार चलते रहना चाहिए। सन 2013 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विद्यालय से बाहर के बच्चों को परिभाषित करते हुए कहा कि 6 से 14 उम्र वर्ग के उन बच्चों को विद्यालय से बाहर के बच्चे के रूप में चिन्हित किया जाएगा जो प्राथमिक शिक्षा के लिए पंजीकृत नहीं हुए हैं अथवा पंजीकरण के बाद भी बिना किसी पूर्व सूचना के 45 से अधिक दिन तक अनुपस्थिति का कारण बताए बिना अनुपस्थित रहे हैं। लड़कियों का विद्यालय से बाहर रहने का कारण। लड़कियों का विद्यालय से बाहर रहने के कुछ कारणों को नीचे विस्तार में बताया गया है जिनका समाधान किया जाना चाहिए। लिंग भेद एवं सामाजिक मान्यताएं हैं। घरेलू कार्यों एवं छोटे बच्चों की देखभाल के साथ साथ बाल विवाह से लड़कियों की शिक्षा विशेष रूप से प्रभावित होती हैं। आगे SRI IMRB अध्ययन से स्पष्ट हुआ है कि अभिभावक मानते हैं कि लड़कियों के लिए शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह भ्रम भ्रांति है, इसको दूर किया जाना चाहिए। अतः बच्चों में लिंग भेद के कारण अधिकांश परिस्थितियों में लड़कियां भी विद्यालय से बाहर रह जाती हैं। लिंग भेद के अलावा भी जाति, धर्म और विकलांगता के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव का भी बच्चों की विद्यालय उपस्थिति पर प्रभाव पड़ता है। यानी इन सामाजिक समस्याओं को दूर करने के लिए, इनके निदान करने के लिए परामर्श और सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए। गरीबी
विद्यालय से बाहर की लड़कियों से संबंधित आंकड़े तो उपलब्ध हैं, लेकिन उनके विद्यालय से बाहर रहने के कारणों के संबंध में पर्याप्त शोध व अध्ययन नहीं किया गया है, यानी शोध और अध्ययन किया जाना चाहिए। SRIIMRB 2014 के अध्ययन के अनुसार इससे संबंधित कुछ जानकारी मिलती है। विद्यालय से बाहर रहने और अपनी पढ़ाई जारी नहीं रखने की एक प्रमुख वजह गरीबी है। इसी से संबंधित यह बात भी सामने आई है कि बच्चों को घरेलू आय बढ़ाने की चाह में विद्यालय से बाहर खींच लिया जाता है, जो लड़के और लड़कियों दोनों के साथ होता है। इसके अलावे लड़कियों को घरेलू काम और छोटे भाई बहनों की देखरेख करने के नाम पर विद्यालय से बाहर निकाल लिया जाता है। इसी प्रकार अभिभावकों द्वारा मौसमी अथवा लंबे समय के प्रवास के कारण अपने बच्चों को विद्यालय से बाहर निकाल लिया जाता है। फिर भी छात्रवृत्ति, पोषक आहार और मध्याह्न भोजन से विद्यालय से बाहर के काफ़ी बच्चों को विद्यालय में पुनः वापस लाया गया है। अब विद्यालय में जोड़ने के बाद उनको पोशाक भी दिया जाता है, कहीं कहीं साइकिल भी वितरित किया गया। एक योजना लाया गया था यहाँ क्या कहते हैं, झारखंड में, जब साइकिल वितरण किया गया था बच्चों के लिए, उनको अलग अलग तरीके से उनको पूरा व्यवस्था दिया जाना चाहिए। शिक्षा के महत्व हैं, लेकिन साइकिल का उपयोग से भी जुड़ा जानकारी है कि साइकिल ऐसा हो जो कि अपने से खड़ा हो सके, 2 चक्का की जगह 3 चक्का वाला व्यवस्था हो, ऐसा गाड़ी हो जिस पे कि खड़ा बैठ सकें, जैसे कार पर बैठते हैं, नहीं तो एक्सीडेंट का ज़्यादा खतरा होता है। शिक्षा के महत्व या नियमित उपस्थिति के महत्व के बारे में जागरूकता का अभाव है। अभिभावकों अथवा घर के मुखिया द्वारा शिक्षा को महत्वपूर्ण आवश्यकता नहीं माना जाता है। यह उनकी भ्रम भ्रांति है, इनको दूर किया जाना चाहिए। इन्हें भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, खासतौर से लड़कियों की शिक्षा। इस प्रकार ऊपर यह भी बताया गया है कि कुछ क्षेत्रों अथवा समुदाय में विद्यालय में नियमित उपस्थिति की सामाजिक मान्यता नहीं है, जबकि यह मान्यता बनाई जानी चाहिए। नियमित रूप से विद्यालय जाने का बच्चों की शिक्षा और सीख पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में जागरूकता की कमी होने से ऐसा होता है, यानी जागरूकता पैदा किया जाना चाहिए। अभिभावकों एवं समुदाय से सहयोग। यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि अभिभावकों और समुदाय को शिक्षा के महत्व और अपने बच्चों को इसके लिए मदद करने के लिए जागरूक बनाया जाए। बच्चों की शिक्षा के संबंध में उनके अभिभावकों की जागरूकता के स्तर को बढ़ाने की आवश्यकता है। विद्यालय पूर्व शिक्षा से माध्यमिक स्तर की शिक्षा, उनके लाभ, समझौता नहीं किए जाने वाले प्रमुख मुद्दे और बच्चों द्वारा नियमित तौर पर विद्यालय जाने की आवश्यकता के बारे में जागरूक करने के लिए विशेष आवश्यकता है। अब विद्यालय तक पहुंच बढ़े। ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों के बच्चों को विद्यालय तक पहुंच होनी चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा के संबंध में सिर्फ पहुंच ही जरूरी नहीं है, बल्कि इसकी शुरुआत स्कूल पूर्व शिक्षा से ही हो जानी चाहिए और माध्यमिक स्तर तक जारी रहनी चाहिए। इसके लिए संबंधित मंत्रालयों और विभागों के साथ समन्वय व सहयोग की आवश्यकता है और मानव संसाधन विकास मंत्रालय व महिला व बाल विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय व अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्रालय के बीच सामंजस्य होना चाहिए। मुख्य धारा की शिक्षा में पुनः वापसी या ब्रिज लर्निंग या स्किल ट्रेनिंग में सहयोग। आंगनबाड़ी सेविका को चाहिए कि वे अपने क्षेत्र में गृह भ्रमण करें। पंचायती राज प्रतिनिधि, विद्यालय शिक्षकों, विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों एवं अन्य हितभागियों की मदद लेकर विद्यालय से बाहर की 11 से 14 वर्ष की किशोरियों की पहचान करें। इसका क्षेत्र बढ़ा करके 15 से 18 वर्ष के लोगों को भी शामिल किया जाना चाहिए। विद्यालय से बाहर की किशोरियों की पहचान करने के लिए निम्न मानक स्थापित किए गए हैं। पंजीकृत हैं लेकिन उपस्थित नहीं होती और ड्रॉप आउट हैं। राज्य की परिभाषा के अनुसार 45 दिन तक वो लगातार स्कूल नहीं आए तो इनको चिन्हित करके इनको दोबारा स्कूल से जोड़ने के प्रयास किए जाते हैं। राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा शिक्षा विभाग को सुदृढ़ बनाया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विद्यालय से बाहर की लड़कियों को पुनः विद्यालय में पंजीकृत किया जा सके। शिक्षा तंत्र के साथ समन्वय का उद्देश्य विद्यालय से बाहर की किशोरियों को विद्यालय में या कौशल प्रशिक्षण के लिए पंजीकृत होने के लिए योग्य बनाना, सहयोग करना और प्रेरित करना है। सबला कार्यक्रम के तहत पंजीकृत किशोरियां या तो पहले से स्कूल छोड़ चुकी हैं या कभी स्कूल नहीं गई हैं। विद्यालय प्रशासन द्वारा किशोरियों के लिए उपर्युक्त कक्षा निर्धारित की जाएंगी। विद्यालय से बाहर के किशोरियों को पुनः विद्यालय में वापस लाने के लिए अथवा ब्रिज लर्निंग या कौशल शिक्षा के लिए निम्नलिखित गतिविधियां की जाएंगी और इसमें ICDS पर्यवेक्षिकाएँ सहयोग करेंगी। गृह भ्रमण के दौरान आंगनबाड़ी सेविकाएँ किशोरियों और उनके माता पिता को शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूक बनाते हुए पुनः विद्यालय में पंजीकरण कराने के लिए प्रेरित करेंगी।
शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय प्रबंधन समिति एवं शिक्षकों के सहयोग से मुख्य धारा की शिक्षा में वापस जोड़ने के लिए जानकारी या मार्गदर्शन और प्रेरणा दिया जाएगा। पूर्व निर्धारित दिवस पर विद्यालय के अधिकारियों को किशोरियों को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। इनके माध्यम से किशोरियों को शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण के महत्व के बारे में बताया जाएगा और उन्हें प्रेरित किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए किशोरी दिवस के दौरान शिक्षकों को आमंत्रित किया जा सकता है। सभी के लिए शुभकामनाएं हैं कि यह कार्यक्रम एक प्रभावी रूप से निरंतर लागू होता रहे और लोगों के स्वास्थ्य पोषण स्थिति को सुधारते हुए भारत की जो वैश्विक स्तर पर हैप्पीनेस इंडेक्स हैं उसमें भी प्रगति हो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में प्रगति हो। ऐसे शुभकामनाओं के साथ यह प्रस्तुति मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। धन्यवाद। आपका अपना चंदन कुमार मिश्रा। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। ओम शांति। ओम।